नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और मेरे साथ हैं सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी। 1 फरवरी को देश का आम बजट आना है और इस बार के बजट में हर किसी को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि बीते 2 सालों में कोरोना की वजह से हर कुछ डगमगा गया है। खासकर देश की शिक्षा, स्कूल कॉलेज खुले नहीं, बच्चों की पढ़ाई स्कूलों से ज्यादा मोबाइल पर हुई। इसलिए इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें हैं। उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि 2015 के बाद 2021 का बजट ऐसा था जिसमें शिक्षा बजट को कम किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि शिक्षा के बजट में 10 से 12% की बढ़ोतरी की जाएगी। वैसे बढ़ोतरी तो और भी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा पर कुल बजट का सिर्फ 3 से 4% खर्च होता है, जबकि विकसित देशों में 5 से 7%। लेकिन सवाल यह है कि बीते साल बजट में की गई घोषणाओं का क्या हुआ, और इस बजट में उम्मीदें ये है कि देश की शिक्षा को क्या ये बजट नई दिशा दे पाएगा, क्योंकि कोरोना के इस दौर में एजुकेशन मांगी बूस्टर डोज। आगामी बजट की बात करें उससे पहले थोड़ा सा बीते साल के बजट को रिकॉल करते हैं। दरअसल बीते बजट में स्कूली शिक्षा योजना यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत 7,000 करोड़ की कमी की गई थी। लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के लिए आवंटन सिर्फ 1 करोड़ रुपए किया गया था, जो 2020 के बजट में 110 करोड़ था। घोषणा भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन की गई थी। घोषणा 15,000 से ज्यादा स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ने की गई थी। 100 नए सैनिक स्कूल खोलने, शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की शुरुआत करने का ऐलान किया गया था। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन करने का ऐलान हुआ था और इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब कितना खर्च हुआ, कितनी घोषणाएं पूरी हुई, इसके साथ सवाल यह है कि इस बार क्या होने की उम्मीद है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी, बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी, अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जेपी सिंघल जी, जयपुर के पूर्व कलेक्टर और विषय विशेषज्ञ जगरूप यादव जी और शिक्षाविद मिथिलेश जैमिनी जी। बीडी कल्ला जी, चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहेंगे सर। इस बार के बजट से उम्मीद क्या है? हाँ करें। देखिए, बजट में क्या उम्मीदें हैं इसके बारे में कोई नहीं बता सकता, ये केवल वित्त मंत्री बता सकते हैं। लेकिन जो कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं, एक तो महात्मा गांधी स्कूलों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर रखी है, तो शायद वो हमको उम्मीद है और मिलेंगी। और इसके अलावा प्री प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी मीडियम जी हम शुरू करने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन बजट में क्या अनाउंसमेंट होगा इसके बारे में तो मुझे स्वयं को भी पता नहीं है जी। इसलिए पहले ये कहना कि बजट में क्या आएगा ये तो वित्त मंत्री ही बता सकता है, हम नहीं बता सकते। नहीं, बतौर शिक्षा मंत्री सर हम तो उम्मीदें पूछ रहे हैं कि उम्मीदें क्या क्या की जा सकती है इस बजट में। कम से कम ये उम्मीद तो की ही जा सकती है कि इस बार शिक्षा का बजट बढ़ा दिया जाएगा। केंद्रीय बजट शायद कंफ्यूजन हो रहा है। शिक्षा का बजट बढ़ाने के लिए हम प्रस्ताव भिजवाएंगे निश्चित रूप से। सर हम केंद्रीय बजट की बात करें, दरअसल 1 फरवरी को जो निर्मला सीतारमण जी की बात है, लेकिन कितने देश का विषय बजट ला रही है उसमें शिक्षा को लेकर किस तरीके की उम्मीदें हो सकती हैं, बात उस पर हो रही है सर। हैं? निर्मला सीतारमण जी 1 फरवरी को जो देश का बजट पेश कर रही हैं उसमें शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके की उम्मीदें की जाएं? क्या देश के बजट में शिक्षा का जो बजट का प्रतिशत है वो इस बार बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? सर राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो मैंने देखा है कि शिक्षा विभाग और भारतीय सरकार जो है वो
केंद्र की सरकार गांव की स्कूलों के बारे में तो समसा के माध्यम से ध्यान दे रही है जी, लेकिन शहर की स्कूलों के बारे में जहां कक्षा कमरों की कमी है, लैब्स की कमी है अथवा इक्विपमेंट्स की कमी है, उसके बारे में ध्यान नहीं दे रही है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि भारत सरकार शहरों की स्कूलों के लिए भी जैसे गांव की स्कूलों के बारे में वो सहायता दे रही है, वैसी की वैसी सहायता शहरों के स्कूलों के बारे में भी दी जानी चाहिए। इसके अलावा हमारे जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में अब कोविड के कारण ऑनलाइन पढ़ाना आवश्यक हो गया है। तो ऑनलाइन कक्षाएं जारी करने के लिए भी उनको कंप्यूटर्स खरीदने के लिए कंप्यूटर लैब, डिजिटल क्लासरूम, इसके लिए भी पूरे शहर और गाँव के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज साइमल्टेनियसली हम जारी रखें, इसके लिए भी उनको विशेष केंद्र सरकार की ओर से सहायता देनी चाहिए। जी, हमारे खेल के मैदानों की कमी है, इसी प्रकार एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़, साइंस की लैब्स, इन सब चीज़ों के बारे में केंद्र सरकार को अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे अध्यापकों की कमी है उन कमी को दूर करने के लिए राइट टू एजुकेशन यानी 8वीं तक की शिक्षा सभी जगह हों, इन सब चीज़ों के लिए भी उसको अधिक से अधिक शिक्षकों को रखने के लिए भी सहायता देनी चाहिए। जी, ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ जेपी सिंघल जी हैं। जेपी सिंघल जी, सर प्राइमरी एजुकेशन एक अलग मुद्दा और हायर एजुकेशन एक अलग मुद्दा, और उस हायर एजुकेशन में रिसर्च अलग से और बाकी चीजें अलग से। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कोविड के 2 साल गए हैं, हायर एजुकेशन में एक डायनामिक चेंज होना चाहिए और इस बार के बजट में उससे उम्मीद की जा सकती है? हाँ, ये बिल्कुल सही है आपका जो प्रश्न है। और क्योंकि केंद्र सरकार ने निश्चित तौर से नई एजुकेशन पॉलिसी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसको स्वीकार किया है और बार बार ये घोषणाएं भी की हैं। और इस बार लगता है कि इस प्रकार केंद्र सरकार हायर एजुकेशन और कुल एजुकेशन का जो संपूर्ण एजुकेशन है उसमें जो बजट है वो काफी कुछ हद तक बढ़कर के हमको दिखेगा। हमको लग रहा है कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बनाई है उसकी कार्य प्रारंभ हो गया है, उसका बहुत सारा काम पूरा हो चुका है और इसलिए बहुत बड़ा पैसा, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिसर्च ओरिएंटेड हमारा विश्वविद्यालय बन जाए, रिसर्च यूनिवर्सिटीज हमारी बन सकें, और इसलिए बहुत बड़ा धन जो है, बहुत बड़ा जो पैसा है रिसर्च के अंतर्गत लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। और ये भी लग रहा है कि हायर एजुकेशन में जो बहुत सारी बातें नई लाई गई हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात ली गई है, हमने कहा गया है कि हम स्वायत्तता प्रदान करेंगे। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको पूरी तरीके से लागू करने वाली जो बात है, उसके लिए जो कहा गया कि 6% हम जीडीपी का खर्चा करेंगे, तो जो आज 3% खर्च हो रहा है, 3% जीडीपी का जो खर्चा हो रहा है, वो निश्चित तौर से कम 4% से अधिक जीडीपी का खर्चा हम इस बजट में देख सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। सर, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा इनोवेशन के लिए जानी जाती है, अभी तक हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल को ही, बेसिकली स्कूल को हम वर्चुअली माध्यम पर देख रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक व्यापक स्तर पर जरूरत है देश के अंदर वर्चुअली यूनिवर्सिटीज की? क्योंकि जिस तरीके का दौर चल रहा है, सब कुछ मोबाइल पर आ चुका है, सब कुछ टैबलेट पर आ चुका है, उसके लिए एक अलग से प्रावधान होना चाहिए, उस दिशा में सोचना चाहिए। आपका जो प्रश्न है वो बाकायदा सरकार के द्वारा लिया गया है, शिक्षाविदों के द्वारा लिया गया है। राजस्थान का उदाहरण छोड़ दें आप थोड़ा। राजस्थान का जो हायर एजुकेशन है उसमें विश्वविद्यालयों के द्वारा ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पढ़ाना, डिजिटाइजेशन नहीं करना एक अलग बात है, लेकिन पूरे देश का अगर तस्वीर आप उठा करके देखेंगे तो लगेगा कि बहुत ध्यान इस बात पर दिया गया है कि टेक्नोलॉजी का एजुकेशन में किस तरीके से इंटीग्रेशन हो सकता है। एक अलग विषय लेकर के चले हैं, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, और उसके लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की गई हैं। हमारे जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसके द्वारा स्वयं पोर्टल बनाया गया, उसके द्वारा यथार्थ पोर्टल बनाया गया, उसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे पोर्टल बनाए गए। आज लाखों की तादाद में हमारे जो मूक बनाया गया, जिसके माध्यम से हम अपने छात्रों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, अध्ययन का काम कर सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी पर बहुत ध्यान है, और टेक्नोलॉजी पर ध्यान है इसलिए उसको टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट किया जा सके, इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस पर विशेष खर्चा भी किया जा रहा है। बहुत सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं, समूह बनाए गए हैं जो इन पर काम कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम इस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली बना सकते हैं। हमने कहा था, एक मांग की गई थी और उसको स्वीकार किया सरकार ने कि अपना एक अलग से
हमारा जो लाइन बेस है, जो अभी तो हम दूसरों से उधार लेते हैं, दूसरे देशों से उधार लेते हैं, हमारा स्वयं का स्वदेशी पोर्टल बनना चाहिए जिसके माध्यम से हम हर छात्र को, जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाला जो छात्र है, जो गरीब छात्र है, जो वंचित छात्र है, वो भी उसका लाभ प्राप्त कर सके। इस पर पूरी तरीके से काम चल रहा है और हमें पूरा भरोसा है। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी विधायक सुमित गोदारा जी भी जुड़े हैं। सुमित गोदारा जी, इस बार के इस बजट में क्या उम्मीदें करें? ये उम्मीद तो कम से कम कर लें कि पिछली बार जो बजट कटा था एजुकेशन को लेकर, वो वापस आ जाएगा और उसमें कुछ एड ऑन हो जाएगा, ये उम्मीद की जा सकती है? विजेंद्र जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो आपने सत्यता स्वीकारी और बोले कि बीजेपी सरकारें इनोवेशन के लिए जानी जाती है, और बिल्कुल सत्य है। जब हम देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार सर्व शिक्षा अभियान लेकर आई, आओ स्कूल चले हम, वो स्लोगन जो उस समय चला, उससे देश में शिक्षा में क्रांति है। ग्रामीण क्षेत्र में उसके आप और हम सब गवाएं, और राजस्थान में भी हमने देखा शिक्षा में किस तरह क्रांति आई। चाहे पूर्ववर्ती भैरव सिंह जी की सरकार हो, तो उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मिडिल की स्कूल खोली, और जब वसुंधरा जी की हमारी पहली सरकार आई 2003 से 8, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में 8वीं की स्कूल, मिडिल स्कूल थी, उसको 10वीं तक की क्रमोन्नत करी। और जब दूसरी बार मुख्यमंत्री जी वापिस बने 2013 से 18, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो 10वीं की स्कूल थी वो 12वीं में करी। ये इतनी बड़ी बात है विजेंद्र जी। आप देखो, गांव के बच्चे जो शहरों में आते थे, उसका महीने का खर्चा 5-5, 7-7 हजार रुपए लगता था, और गांव में लड़कियां पढ़ाई छोड़ देती थी। ये ऐतिहासिक क्रांति जो आप कह रहे हो, इनोवेटिव जो चीजें बीजेपी करती आई है, उसी के बदौलत आज भारत आगे बढ़ रहा है। और शिक्षा में जैसे नेल्सन मंडेला ने कहा, लेकिन एक इनोवेशन सर बीते बजट में किया था, लड़कियों के लिए माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के लिए आवंटन सिर्फ 1 करोड़ किया गया था, जबकि वह उससे पहले 2020 में 110 करोड़ था। यह भी एक इनोवेशन था। हर इनोवेशन अच्छा नहीं होता सर। नोटबंदी का इनोवेशन अच्छा नहीं था, पिछली बार जीएसटी की विसंगतियां अच्छी नहीं है। हो सकता है पिछली बार कोविड परिस्थिति, देखो विजेंद्र जी, पिछली बार कोविड की परिस्थिति में बहुत सी चीजें बदली, पर यह भी तो आप कहिए कि पहली बार नई शिक्षा नीति लेकर आई इतने सालों में। आप ये देखिए ना, नई शिक्षा नीति लेकर, नहीं तो आज तक कभी सरकारों ने प्रयास ही नहीं किया। और अनेक नए तो सर सवाल ये कि नई शिक्षा नीति लाए तो हैं, लेकिन एग्जीक्यूट कहां हुई है? आज आप कह सकते हैं कि 100% एग्जीक्यूशन हुआ है नई एजुकेशन पॉलिसी का? आप विजेंद्र जी, क्या पिछले 2 साल सामान्य जीवन रहा है? क्या आप और हम सामान्य जीवन जिए? क्या आप भी 2 साल सामान्य रूप से आपने टेलीविजन का काम कर पाए हो एज ए एंकर के रूप में? तो सर मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैंने 100% किया है सर, मैंने 100% किया है। जिस वक्त सब घर में थे उस वक्त भी हम काम कर रहे थे, उल्टा ज्यादा काम कर रहे थे सर। नहीं, वो तो सारा ही देश, वो तो भारत का किसान भी कर रहा था अपने हर जगह, पर शिक्षा में कई चीजें रुकी हुई रही थी। मेरे ख्याल से स्कूलें नहीं खुली, राजीव गांधी जी के वक्त में आ गई थी, या कहीं आप और उस समय जमीनी जी को सवाल करना चाह रहे हैं। पूरे देश में नई शिक्षा नीति लागू स्कूलें बंद थी। जी, सुमित जी कह रहे हैं कि हमने काफी इनोवेशन किए हैं। आपने नई एनईपी लेके आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात की है। उसमें आप फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों के दबाव में आ गए, एमसीआई को शामिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में कोई लिटिगेशन नहीं हो जाए इसलिए बीसीआई को शामिल नहीं किया। तो आप जो बात कर रहे हो ना कि हमारी नीयत साफ है, हम बिल्कुल वाकई देश का शिक्षा का परिदृश्य बदलना चाहते हैं, उसमें कहीं न कहीं बड़ी खोट छुपी हुई है कि आप फार्मेसी, जितने भी फार्मा माफिया उनसे दब गए, एमसीआई मेडिकल कॉलेजों से दब गए, इसलिए आपने दोनों को शामिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से आप दब गए, उसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं सारी एजुकेशन पॉलिसी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। आप जमीनी जी गलत बता रहे हैं। मैं गलत नहीं बता रहा, आप खोल के पढ़ लीजिए। एमसीआई और बीसीआई को दोनों को सही कर दीजिए सर, सही कीजिए। सुनिए, आप मेरी सुनिए बात। आप नहीं, मैं बात सुनिए। एमसीआई तो डिसॉल्व भी कर दी गई, डिसॉल्व कर दिया, उसका अलग बना दिया काउंसिल, उसको अलग बना दिया, उसको अलग बना दिया, नेशनल मेडिकल काउंसिल बना दी अलग से। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डिसॉल्व कर दी गई, जो भ्रष्टाचार बना दिया दूसरा होता आ रहा था, तभी तो उसमें एनईपी में शामिल नहीं किया। छोड़ देते हैं क्योंकि हम तो नई पॉलिसी के बारे में, नया बजट जो है उसका जिक्र करें मित्रेश जी, क्योंकि आप खुद पीएचडी होल्डर हैं सर। क्या इस वक्त जरूरत नहीं कि जो पीएचडी कर रहे हो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके हाथ में एक पीएचडी की डिग्री आ जाए, जो रिसर्च करें वो इसलिए नहीं कि बस ठीक है एक रिसर्च पेपर तैयार हो जाए, देश के लिए कुछ अच्छा हो, एड ऑन कुछ हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि कुछ और पैसा इसमें डाला जाए। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटिश का
सरकार वहां का बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने शिक्षा के बजट में कटौती नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि ये खंडर हम फिर बना लेंगे, लेकिन हमारे बच्चों की अगर शिक्षा में चूक हो गई तो हम देश का निर्माण नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम कोरोना आया और हमने हमारे शिक्षा के बजट में कटौती कर दी। और रिसर्च की बात करते हैं, अभी अमेरिका के बहुत बड़े प्रोफेसर ने टिप्पणी की है कि हिंदुस्तान में जो रिसर्च होता है उसमें डिस्कवरी और इनोवेशन नहीं होता, इन्वेंशन दब गया है, केवल आंकड़ों को उलटफेर करके रिसर्च हो रही है। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी हो रही है, क्यों आपने रोक दिया प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रेशर में आके? बिना नेट के पीएचडी क्यों अलाउ किया आपने? राजस्थान में 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटियां चल रही है। आपने आज तक किसी विधानसभा में पूछा कि कितने लोगों को पीएचडी दी गई? उनके गाइड कौन है? आज तक पॉलिसी बनी? राजस्थान में हर सरकार आती है, आके बोलती है हम हायर एजुकेशन काउंसिल बनाएंगे, अपने घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी बातें लिखती है। आज तक बनी हायर एजुकेशन काउंसिल? आज तक कोई राजस्थान का जब बजट आएगा उस पर हम मंथन कर लेंगे, लेकिन अभी सेंटर के बजट पर फोकस रखते हैं। केंद्र ने भी एनईपी में घोषणा की कि हम नेशनल हायर एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, आयोग बनाएंगे, उसके नीचे एक रेगुलेटरी बोर्ड बनाएंगे। लेकिन वो रेगुलेटरी बोर्ड बना क्या? नहीं बना, किसी भी स्टेट में नहीं बना। उसका परिणाम क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान की क्वालिटी एजुकेशन, हम दुनिया में जो बड़े संस्थान हैं उनमें हमारा नाम नहीं है। हालात यह है कि राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो 127 नई कॉलेज खोले गए, और जो राजस्थान में जितनी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें राजस्थान के बाहर के शिक्षाविद वाइस चांसलर बने हुए। 14 वाइस चांसलर प्रदेश के बाहर के। प्रदेश के शिक्षाविदों पर क्या गुजरती है? क्या ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ के शिक्षाविद बने? ठीक है, वो राजस्थान का बजट आएगा सर, तब डिस्कस इसको कर लेंगे। लेकिन सुधांशु माथुर जी, 2 साल का बजट केंद्र की तरफ से यह कहते हुए दिया कि पूरा स्वास्थ्य हेल्थ ओरिएंटेड बजट है, इसलिए बाकियों ने बहुत क्वेश्चन भी नहीं किया, क्योंकि देश कोरोना से लड़ रहा था। हालांकि इस वक्त भी तीसरी लहर से लड़ रहा है, लेकिन कितने वक्त तक ऐसा रहेगा कि हम एजुकेशन को डिनाई करते रहेंगे? क्या आपको लग रहा है इस बार पूरा फोकस एजुकेशन पर रहेगा, महिला सिक्योरिटी पर रहेगा? और क्योंकि आज हम बात एजुकेशन की कर रहे हैं, क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है इस बजट में? देखिए, अगर हम ये मान के चलें कि आने वाला जो यूनियन बजट है वो एजुकेशन पर आधारित होगा या स्वास्थ्य पर आधारित होगा, तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक हमारी एक कल्पना हो सकती है। क्योंकि 2 लॉकडाउन और तीसरी वेव लगातार देश की जो आर्थिक स्थिति है वो चरमरा रही है। तो अब जो भी बजट बनेगा, सबसे पहले तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक नागरिक को एक तो खाद्य सुरक्षा कैसे मिले, दूसरा यह है कि वो सरवाइव कैसे करे, चूंकि आपके पास रोजगार लगातार जो है वो घट रहे हैं, रोजगार परक आपको बजट बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या आ रही कि जैसे पिछली बार बजट आया करीब 99,000 करोड़ का बजट आया, लेकिन वो करीब 15,000 करोड़ घट के और वो 85,000 करोड़ के ऊपर आ गया। बहुत सारी योजनाएं प्रभावित हुई। लगातार 2 साल का जो लॉकडाउन चला और अभी भी हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर एजुकेशन का जो बेस है वो ऑनलाइन हो गया है। तो सबसे पहले तो बजट में ये देखना पड़ेगा कि इस देश के अंदर कितने बच्चे हैं कि जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन लेने के लिए डिवाइस है। अगर उनके पास डिवाइस नहीं, क्योंकि जितने आंकड़े आ रहे हैं हम अलग अलग स्टेट के उठा के देख ले, तो मुझे लगता है करीब आज भी 40 से 45% बच्चे डिवाइस के बिना जो है वो अपनी एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। कितने ड्रॉप आउट्स हो गए हैं। तो आज की तारीख में अगर मैं मेरी बात कर लूं तो मेरी बेटी जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रही है तो वो 3 GB से ज़्यादा रोज का डाटा जो है वो खर्च हो रहा है। तो एक जो मध्यम वर्ग के माँ बाप है, एक गरीब वर्ग का जो माँ बाप है, वो कहाँ से रोज का जो है वो डाटा अपने बच्चों को दिलाएगा? कहाँ से 1000-2000 का वो उसको नेट रिचार्ज कराता रहेगा? तो सवाल इस चीज़ का उठता है कि अगर हम इस देश का भविष्य सुनहरा देखना चाहते हैं, युवा पीढ़ी को हम कुछ देना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। आपका जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको मजबूत करना पड़ेगा। आपको ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर एक पॉलिसी लानी पड़ेगी। सिर्फ बातों से काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि बीडी कल्ला जी भी जो है वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि किसी भी स्टेट का जब बजट आता है तो वो कहीं ना कहीं केंद्र के बजट से प्रभावित जरूर होता है। तो मुझे लगता है कि जब राजस्थान का बजट आएगा तो कल्ला साहब भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो यूनियन बजट में जो एजुकेशन के ऊपर जो भी एलोकेशन हुआ है, तो राजस्थान को जो है हम किस तरह से यहाँ के लोगों को राहत दें। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन इस बार के बजट में महत्वपूर्ण जो है वो एक बिंदु रहेगा। क्योंकि जब कल्ला साहब का भी जो बजट आएगा, मतलब जब कल्ला साहब भी बजट लेके आए पेश करेंगे, राजस्थान का बजट पेश होगा, तो इनको भी उम्मीदें होंगी कि मुख्यमंत्री जो है वो क्या राजस्थान के जो एजुकेशन सेक्टर को देंगे। तो मेरा
एक बार फिर इसी बात पर रहेगा कि केंद्र का बजट हो चाहे स्टेट का बजट हो, आपको एजुकेशन के अंदर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गरीब के बच्चे से लेकर अमीर का बच्चा सब प्रॉपर जो है वो एजुकेशन ले सके। जितने भी संसाधन कम है तो वो संसाधन इनको देने पड़ेंगे। जी ठीक है, जगरूप यादव जी, सर दो अहम मुद्दे हैं। पहला तो ये कि बच्चों को कोरोना की वजह से उनको ड्रेस गई या नहीं गई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। किताबें एनसीईआरटी ने 2 साल से नहीं छापी हैं। राजस्थान में कितने ऐसे सिलेबस है जिनकी किताबें बीते कई सालों से नहीं छपी है। मेरा सवाल यह है कि क्या इस पूरे बजट में कुछ और ऐड करके ये किया जा सकता है कि हर बच्चे को एक मोबाइल दे दिया जाए, उसमें कम से कम ये व्यवस्था हो कि जैसे हम टैबलेट देखते हैं उस तरीके का मोबाइल हो जिसमें सारी किताबें हो, और एक ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए, एक ऐसा प्लान आना चाहिए जो बच्चों के लिए एजुकेशन प्लान हो जिसमें उनको डाटा फ्री हो। ये दो इनोवेशन अगर इस बजट में होते हैं तो आपको लगता है कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं? सोलंकी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विशाल यार बड़ी चीज़ है, मगर हमदम विशाल यार फ़कत व आरजू की बात नहीं। हम शिक्षा में चाहते हैं कि गुणवत्ता भी आए, उसका विस्तार भी हो, उसके लिए आवश्यक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हो, और उसमें कौशल संवर्धन भी हो, और फ्लैगशिप प्रोग्राम भी हो, और हमारी रिसर्च है उसमें भी बेहतरीन परिणाम दस्तयाब हमें हो। और उसके बावजूद हम सिर्फ जीडीपी का 3% अगर बजट आउटले रखते हैं और उसमें भी जैसे रिवाइज एस्टिमेट में 14% की कटौती कर देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये लक्ष्य कागजी रहेंगे। कभी भी आप न केवल विकसित राष्ट्रों की, अगर विकासशील राष्ट्र और अल्प विकसित राष्ट्रों की भी अगर जीडीपी का आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो तकरीबन 5% से ज़्यादा, तकरीबन ग्लोब के 100 देश हैं जो 5% से अधिक अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं शिक्षा पे। आम आदमी को सरकार से अमूमन सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 5 चीज़ों पे लोकशाही में बजटरी प्रावधान का लाभ मिलता है। सुरक्षा अलग मुद्दा है। तो इसके अतिरिक्त आम आदमी को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ इम्पैक्ट करती है जो राष्ट्र को भी और आम आदमी को और प्रदेश को भी, वो शिक्षा करती है। और शिक्षा में अभी मेरे भोले विश्वास नहीं समझ पाते कि हम दावा करते हैं कि हम विश्वगुरु थे। इंडिपेंडेंस के टाइम 14% हमारी कुल मिलाकर साक्षरता दर थी, जिसमें महिलाएं तो कुल 7 साक्षर थी, 93 निरक्षर थी, और पुरुष भी कोई 18-19 में से साक्षर थे। साक्षरता भी आज बढ़ के 70% से अधिक हुई। अभी तो 30% की वही चुनौती है। राजस्थान में देखें तो ये और भी फिगर बदल जाते हैं। तो मेरे भोले विश्वास ये नहीं समझ पाते कि जो ये हमने एक्सटेंशन जिसका दावा सरकारें करती हैं, केंद्रीय सरकार करती है, साहब ये निजी क्षेत्र की सहयोग की वजह से हुआ है। शिक्षा में आपको गुणवत्ता को तो छोड़िए, मैं जयमन साहब की बात का समर्थन करता हूँ। गुणवत्ता के लिए तो आपको रेगुलेटरी बनानी चाहिए, वो आपने बनाई नहीं। निजी क्षेत्र को आमंत्रित कीजिए। आपकी तकनीकी शिक्षा में आप देखिए, राजस्थान विधानसभा में चपड़ासी के कोई 14 पद विज्ञापित होते हैं, उसके लिए तकरीबन 500 इंजीनियर और डॉक्टर अप्लाई करते हैं। तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप ये तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण के जो संस्थान बनाए हैं वो क्या शिक्षा दे रहे हैं। आप गुणवत्ता की दृष्टि से भी गुणवत्ता को आपने निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया तो वहां पे आपने रेगुलेटरी नहीं बनाया। और जो समंक बढ़ा है साक्षरता का, उस सरकार से ज्यादा गैर सरकारी संस्थानों का और निजी निवेशकों का इसमें ज्यादा योगदान है जी। सरकार के प्रयासों से तो मैं समझता हूं अभी तक निरक्षरता का अंधकार ही दूर नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में हमको आज नई चुनौती है, कोविड के चलते, और वैसे भी तकनीकी रिवॉल्यूशन के जो 4th रिवॉल्यूशन हम जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं, ये सने सने आप देखेंगे जो परंपरागत शिक्षा का जो ढांचा है इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। आज सारा ब्रह्मांड, उसके सारे नोबेल लॉरिएट हैं, फिलोसफर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री हैं, जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं, शरीर विज्ञानी हैं, जो भी साहित्यकार हैं, वो सब आज ऑनलाइन हैं। सारे दुनिया के पाठ्यक्रम ऑनलाइन हैं, सारे विश्वविद्यालय ऑनलाइन हैं। और दूसरी तरफ सारे अफवाह फैलाने वाले, र्यूमर फैलाने वाले, सामाजिक विद्वेष पैदा करने वाले और कुछ सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद, इस तरह के लोग भी ऑनलाइन हैं। अब ये डिपेंड करता है कि डिजिटल लिटरेसी आपकी बढ़नी चाहिए। 34, सुधांशु जी ने कहा कि ये कोविड में बहुत बड़ी चुनौती है। 34% ही भारत का, भारतीय परिवेश में देखें तो भारतीय संदर्भ में 34% ही आज इंटरनेट से कवर्ड है। तो आप अगर इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाएंगे तो आगे आने वाले समय में जो तकनीकी शिक्षा और शिक्षा ओवरऑल जो आज कुल मिला के डिजिटलाइज हो रही है और होगी,
इसको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ठीक है सर। सने सने मैं समझता हूँ सोलंकी जी और सुधांशु जी को मैं कहना चाहूंगा कि ये मैं समझता हूँ जो परंपरागत शिक्षा ये अपने लास्ट लेग पे वीसी साहब और दूसरे शिक्षाविद हैं, पेडागोगिस्ट हैं, अपने सोच में इसमें आमूलचूल परिवर्तन करें कि जो आप स्किल डेवलपमेंट लाते हैं उनको अगर आप इंडस्ट्री से प्रणीत नहीं करेंगे, जैसे यूएसए या विकसित राष्ट्रों में भी एक तरफ तो वो आप पढ़ा रहे हैं जिससे रोजगार नहीं मिलता। बजट में क्या होना चाहिए, मूल सवाल आज सर यही है। एंडी माथुर जी, क्या आपको लग रहा है कि इस बार का बजट इतना सशक्त हिंदुस्तान हुआ है कि उसमें इजाफा करेगा? और दूसरा, जिस तरफ जगरूप यादव जी इशारा करें, क्या एजुकेशन को अगर हमें पीक पर ले जाना है तो इसमें एफडीआई लानी चाहिए? अगर सरकार खुद नहीं कर पा रही तो निजी सेक्टर को आमंत्रित करे। I would say the operation is successful, but the patient is dead. Now, why the operation is successful? Because it has been done as per the let down principles. Then why patient died? The patient died because the let down principles are wrong. हमने अच्छी अच्छी नीतियां तो बना ली, पर तीन तरह के गैप्स हैं हमारी शिक्षा में जी। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, दूसरा डिलीवरी गैप, तीसरा करिकुलम गैप। आज अगर एक्सपांशन शिक्षा का हुआ, मैं जगरूप जी की बात से सहमत हूं कि एक्सपांशन में निजी क्षेत्र का बहुत बड़ा रोल रहा है शिक्षा के विस्तार में। सरकार के भरोसे एक्सपांशन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी आज भी एक्सीलेंस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, करिकुलम में बड़ा गैप है। विदेशी विश्वविद्यालयों और हिंदुस्तानी विश्वविद्यालयों के करिकुलम में बहुत फर्क है, जिसकी वजह से हम NIF रैंकिंग में पिछड़े हुए हैं, QS रैंकिंग में पिछड़े हुए हैं। इसी तरह फैकल्टी ही नहीं है। राजस्थान में 2700 पद खाली है फैकल्टी के। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो बढ़ाने की तो हम बात करते हैं, उनको पढ़ाने वाला कहाँ है? 25 साल हो गए इस MDS विश्वविद्यालय अजमेर को, कितने जितने डिपार्टमेंट है उतने प्रोफेसर नहीं है विश्वविद्यालय में। नए नए कॉलेज खोल दिए हमने, नए नए विश्वविद्यालय खोल दिए, लेकिन फैकल्टी के लिए हमने सैंक्शन ही नहीं दिए जी। निजी क्षेत्र में कुछ विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिट्स पिलानी बहुत अच्छा काम कर रहा है, JECRC यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा काम कर रही है, मणिपाल यूनिवर्सिटी एंडी माथुर जी, अच्छा क्या काम कर रही है। विजय, मेरा एक सवाल कल्ला साहब से है। कल्ला साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि एजुकेशन के अंदर क्वालिटी जरूरी है कि क्वांटिटी जरूरी है? जी कल्ला साहब। देखिए, राजस्थान में शिक्षा का जहाँ विस्तार हुआ है वहाँ गुणात्मक शिक्षा के ऊपर भी बराबर ध्यान दिया गया है। बहुत पहले आपको पता होगा कि 5वीं कक्षा के बाद 6ठी क्लास से अंग्रेजी शुरू हुआ करती थी। मैं जब पहले शिक्षा मंत्री था तो मैंने 1ली से 3वीं तक अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की, फिर 4ठी 5वीं में मास्टर भवनलाल जी ने शुरू की, और अभी हमारे इन 3 वर्षों में आपने देखा होगा महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल हमने खोले हैं, उनमें 88,000 विद्यार्थियों ने प्रवेश किया है। 562 स्कूल शुरू हो चुके हैं, 1200 स्कूल खोलने का प्रावधान है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा के स्तर में, शिक्षा के क्वालिटी में सुधार करने के लिए काफ़ी राजस्थान में प्रयत्न हुए हैं। और हमने सबसे पहले हर स्कूल में बिजली पानी की व्यवस्था, कमरों की व्यवस्था, लैब की व्यवस्था, इक्विपमेंट की व्यवस्था, और उसके साथ साथ हर स्कूल में अध्यापकों की कमी की व्यवस्था। हम करीब करीब जो है अभी 32,000 स्कूलों को फरवरी माह से पहले नियुक्ति दे देंगे, और अगले समय में लगभग 1 साल के अंदर अंदर फिर 20,000 से लेकर और 40,000 के बीच में अलग अलग विषयों के अध्यापक, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और हमारे अध्यापक की नियुक्तियां कर सकेंगे। तो रिक्त पदों को भरने की व्यवस्था की जा रही है। क्वालिटी जरूरी है कि क्वांटिटी जरूरी है? सर, सवाल अभी भी खड़ा है। आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, राजस्थान के लिए बेहतर कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन शिक्षा के अंदर क्वालिटी बेस्ड शिक्षा जरूरी है कि नहीं सर? मैं पूरा सर क्वालिटी के लिए ही तो बता रहा हूं कि हम लोग कमरों की कमी, लैब्स की कमी, इक्विपमेंट्स की कमी सभी को दूर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हर हमारी पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक स्कूल खोलने का हमारा लक्ष्य था, वो करीब करीब पूरा हो चुका है। तो हम शिक्षा में विस्तार भी कर रहे हैं और गुणात्मक सुधार दोनों साथ साथ कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक हायर एजुकेशन का सवाल है, उसमें भी राजस्थान में वक्तन कॉलेजों का विस्तार भी हुआ है और उसमें गुणात्मक सुधार हुआ है। अब सवाल इस बात का है कि जो आने वाला बजट है, उस बजट में हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय सरकार जो है डिजिटल
एजुकेशन के लिए, डिजिटल लिटरेसी के लिए जितना अधिक योगदान हमको देगी, हम आने वाले वक्त में उतना ही सहयोग राजस्थान सरकार की तरफ से हमने भी कुछ प्लान किया है। आवश्यकता हमने कुछ प्लान किया है डिजिटल शिक्षा के लिए। भारत सरकार जो है, कल्ला साहब, हमने भी कुछ प्लान करके रखा अपने बजट में डिजिटल शिक्षा के लिए। बारे में कनेक्शन ही नहीं है साहब। आप अब जी देखिए, मैंने बताया ना, बजट जो है गुप्त होता है, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, लेकिन हमने शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए और विस्तार के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हुए हैं। लेकिन उसके ब्रैकेट को हम अभी खोल नहीं सकते कि कितने स्कूल माध्यमिक बनाएंगे, कितने उच्च माध्यमिक बनाएंगे, आपसे 2 सवाल है। एक सवाल जगरूप सिंह यादव जी का है और वो केंद्रीय बजट के ऊपर भी निर्भर करता है कि वो क्या। सर आपसे पहला सवाल जगरूप सिंह यादव जी का और दूसरा सवाल डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी का है। तो पहला सवाल जगरूप सिंह यादव जी का। सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा में राजस्थान और भारतीय संदर्भों में विस्तार और गुणवत्ता दोनों जरूरी है। मैं एक बहुत ही आपको उक्ति कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले समय में जो तकनीकी विकास और डिजिटलाइजेशन, इंफॉर्मेशन का, शिक्षा का और ज्ञान का हुआ है, उसके चलते आगे आने वाले समय में पढ़े लिखे में और अनपढ़ में फर्क नहीं रहेगा। आज तकनीकी से कोई आदमी अनपढ़ भी है और आज जैसे कल्चर प्लस सॉफ्टवेयर है, किसी भी लैंग्वेज में कोई आदमी कोई बोलता है इंटरनेट पे, तो वो 156 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है और वो वॉइस में भी आती है और लिखित में भी आती है। तो सुधांशु जी, मैं ऐसे में कहना चाहूंगा कि ये आगे आने वाला समय है, बहुत ही मैं समझता हूँ एग्रेसिव है। और इसमें जो परंपरागत शिक्षा में जो अंडल में गंडल सजा के रख रखा है, जैसे एक्सटेंशन में जब तक आप जैसे सारे स्कूलों को जब तक डिजिटल प्लेटफॉर्म से नहीं जोड़ोगे, आप उनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं दोगे, उनमें जैसे एलसीडी लेके आज आपको शिक्षा का विस्तार करने के लिए मैं समझता हूं तकनीक के जरिए आप विस्तार कर सकते हो और वो ज्यादा आसानी से हो सकता है। और शिक्षा में रोजगार उन्मुखी नहीं करोगे जब तक आपको इंडस्ट्री से नहीं जोड़ोगे, तो एक तरफ जो पढ़ा रहे उससे रोजगार नहीं मिलता और जिससे उच्च शिक्षा का ये हाल है कि आप करोड़ों बेरोजगार हर साल जोड़ते हो। बेरोजगारी की दर 7.9 है। उच्च शिक्षा जिसमें हम बीए, बीकॉम, बीएससी ये कोर्स क्यों करवाते हो? सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए? तो प्रतियोगी परीक्षा तो कुल मिला के जो जितनी भी पब्लिक सेक्टर की नौकरी, वो कुल नौकरी का 2% है। 98% अवसर निजी क्षेत्रों में, उनके लिए पूरी शिक्षा का कोई आमुखीकरण ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर मिथिलेश जैमिनी जी मेरा अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि हम क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, 32,000 शिक्षक देने जा रहे हैं। आज ही रीट का मुख्य अभियुक्त भंवरलाल बिश्नोई पकड़ के लाए हैं। तो जो गुणवत्ता वाली जी सर बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूं, जगरूप यादव साहब ने जो प्रश्न उठाए हैं सर, वो अपनी जगह मौजूद हैं। निश्चित रूप से डिजिटल लिटरेसी, कंप्यूटर लिटरेसी आज हर व्यक्ति के लिए मस्ट है। मैं उनको जानकारी देना चाहूँगा कि राजस्थान के 15,000 से अधिक स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई की व्यवस्था कर दी गई है और आने वाले 1 और 2 वर्षों में हम राजस्थान के तमाम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में डिजिटल लिटरेसी का कार्यक्रम शुरू कर देंगे, आवश्यक रूप से शुरू कर देंगे। जहाँ तक शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की बात है, उसके बारे में भी व्यावसायिक शिक्षा, रोजगारोन्मुखी शिक्षा के पाठ्यक्रम बन रहे हैं और उसके माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए। आपकी चिंता अपनी जगह सही है और इस संबंध में हम अनेक कार्यक्रम हाथ में लेने जा रहे हैं। ठीक है सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं क्योंकि सवाल बहुत से हैं और सवाल बजट को लेकर है कि इस बार के बजट के अंदर शिक्षा को क्या कुछ मिलने वाला है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या नवाचार होने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद चलो। के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि 1 फरवरी को जो बजट आना है उसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नवाचार की जरूरत, क्या कुछ नए बदलाव की जरूरत। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। एनडी माथुर जी, सर 3 ऐसे बड़े बदलाव जो आपके जहन में हो, जो शिक्षा के सेक्टर में बेहद जरूरी और इस बजट में शामिल होने चाहिए। सर
पहला तो मैं कहना चाहूँगा कि विकसित देशों में जीडीपी का लगभग 6 से 7% जो है वो शिक्षा पर खर्च होता है, जबकि भारत में सिर्फ 3%। सर पहला पॉइंट बजट बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जीडीपी का लगभग 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा ठीक है। दूसरा मेरा कहना है कि साहब शिक्षा जो है उसमें एक्सपांशन पर तो बहुत ध्यान है, लेकिन उसकी क्वालिटी पर, उसकी गुणवत्ता पर बहुत कम ध्यान है। तो शिक्षा की गुणवत्ता जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम रैंकिंग्स में आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। और अच्छी शिक्षा जब तक नहीं मिल पाएगी तब तक हम जो है रोजगार परक उसको नहीं बना पाएंगे। और तीसरी अहम बात, हमारी शिक्षा, जैसा अभी जगरूप जी कह रहे थे कि डिमांड साइड पे ध्यान ही नहीं है हमारा। हमारी कुरिकुलम जो है वो इंडस्ट्री की डिमांड की आदत पर आधारित नहीं है। हमारी जो कमेटीज हैं, हमारी जो BOS है, उनमें इंडस्ट्री मेंबर होना चाहिए, जिससे वो बता सके कि इंडस्ट्री से कैसे जोड़ा जाए इसको, और हमें आखिर शिक्षा से क्या चाहिए इंडस्ट्री को, जिससे उसको रोजगार परक बनाया जाए। ठीक है। सुमित गोदारा जी, बदलाव और डिजिटलाइजेशन की तरफ हमें धीरे धीरे सरकना चाहिए, क्योंकि बहुत सी स्कूलों में तो अभी पावर कनेक्शन ही नहीं है। जिस तरह से पेंडेमिक ने हमें 2 साल में बताया कि डिजिटलाइजेशन कितना जरूरी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज हमारी नहीं दे पाई ऑनलाइन एजुकेशन, एंड दे फेल्ड। स्पेशली आई वुड थैंक द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैव सक्सीडेड इन दैट, बट स्टेट यूनिवर्सिटीज फेल्ड इन दैट। तो डिजिटलाइजेशन की तरफ बजट ज्यादा बढ़ना चाहिए उसमें, ठीक है। सुमित गोदारा जी, सर डिजिटल प्लेटफॉर्म तो ऐसा है जो आपकी सरकार भी बना देती है, तो बच्चों का भविष्य तो बना ही देगा। इस प्लेटफॉर्म को आप मजबूत करेंगे, इतनी उम्मीद की जा सकती है। पैसा डिजिटल एजुकेशन की तरफ ज्यादा होगा, फोकस डिजिटल एजुकेशन की तरफ ज्यादा होगा, उम्मीद की जा सकती है इस बजट से। विजेंद्र जी, मेरा आंकलन है कि डिजिटल की तरफ तो होगा, और साथ में वोकेशनल कोर्सेज के ऊपर भी और ज्यादा होगा। जिस तरह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें ये जो 2040 तक का लक्ष्य रखा गया है कि उसमें देश में क्रांतिकारी परिवर्तन है, उसमें ये भी कि सब्जेक्ट्स के साथ कोई फिजिक्स पढ़ रहा बच्चा है वो साथ में बेकरी का कोर्स कर सकता है, कोई केमिस्ट्री ले रहा है तो फैशन एजुकेशन करे, तो इस तरह का कोर्सेज की सुविधा दी जाए, जिससे कि सर 40 तक तो पता नहीं कितने बच्चे बेरोजगार होकर बूढ़े हो जाएंगे, पेंशन की तरफ चले जाएंगे। मैं तो अगले 1-2 साल के लिए जो डायनेमिक चेंजेस है उसकी बात कर रहा हूं सर। 2022 में तो किसानों की आय भी दोगुनी होनी थी, 22 में जी रहे हैं हम। ऐसा कुछ जो डायनेमिक चेंज हो इस बजट के जरिए। मैं ये कह रहा हूं, डायनेमिक चेंजेस मैंने वोकेशनल कोर्सेज का बताया ना, उस पर और ज्यादा इंप्लीमेंटेशन हो, और ज्यादा कार्य, और बजट इंक्रीज तो वो तो देखो बिल्कुल है ही। पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये बात मैं विजेंद्र जी कहूंगा कि स्कूल की एजुकेशन अपने इंडिया में बेहतरीन सुधार हुआ है, पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है, हायर एजुकेशन, जहां पर जिस तरह सरकार लेकर आई है 4 साल का कोर्सेज कि फर्स्ट ईयर करने पे डिप्लोमा हो, 2 साल पे आप 3 साल पे डिग्री, 4 साल पे ऑनररी डिग्री, और एक साथ में 2030 तक कि जो शिक्षक बने उसको भी 4 साल का बैचलर का कोर्स हो करना जरूरी है, तभी वो शिक्षक बन पाए। तो ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे तभी देश में शिक्षा में क्रांति आएगी। आपने हायर एजुकेशन का जिक्र किया है, जेपी सिंघल जी हमारे साथ है। जेपी सिंघल जी, योजनाएं बहुत सी आती है, ऐलान बहुत से होते हैं, एग्जीक्यूशन नहीं होता। इस बार के बजट में ऐसे कौन से प्लान आए जो एग्जीक्यूट करने आसान हो और जिससे हायर एजुकेशन की तस्वीर बदले? आपको क्या उम्मीद है सर, और क्या होना चाहिए? देखिए, अब की उम्मीद बहुत ज्यादा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो कुछ बातें तय की हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो लाई है, उसका एक टाइम बाउंड समयबद्ध कार्यक्रम तय किया है कि किस किस तरीके से किन किन बातों को करना है। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी रहेगी इस बजट के अंतर्गत, जिसमें पैसा बढ़ाया जाएगा, बजट बताया जैसे एनडी माथुर साहब बता रहे थे, बजट बढ़ेगा, वो निश्चित तौर से बढ़ेगा बजट, और बढ़ेगा, लेकिन राज्य सरकारों को भी साथ ही साथ ये कोशिश करनी चाहिए कि हम राज्य सरकारों के बजट को भी बढ़ाने का प्रयत्न करें, तभी जाकर के शिक्षा का सुधार होगा। तो पहली बात जो सर्वाधिक है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो शिक्षकों की जो कमी है, क्वालिटी की हम बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं, तो इस पर केंद्र सरकार का बहुत जोर है कि जो भी शिक्षकों के रिक्त पद हैं उनको 6 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। और इसीलिए इस प्रकार की जो क्वालिटी एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो जब तक हमारे पास शिक्षक नहीं होंगे, क्वालिटी शिक्षक नहीं होंगे, तब तक उसको पूरा करना संभव नहीं है। एक बहुत बड़ा काम है जो कि सरकार करने जा रही है। दूसरी जो बात है वो रिसर्च ओरिएंटेशन की बात है, मतलब शोध पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और शोध के लिए अलग से
धन भी दिया जाएगा, अलग से बजट आवंटित किया जाएगा जो एयर मार्क होगा शोध के लिए। और शोध वो नहीं जो केवल पीएचडी के लिए शोध नहीं, शोध का मतलब जिसके माध्यम से हम कुछ सोशली रिलेवेंट, समाज के लिए उपयोगी कहिए, इंडस्ट्री के लिए उपयोगी कहिए, ऐसे कोई शोध करें। इनोवेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, ऐसी योजना बनाई जा रही है जिसके माध्यम से शोध के माध्यम से हम अपने आप को बढ़ाने सर, पिछले बजट में 500 करोड़ था, क्या लग रहा है आपको इस बजट में कितना होगा? बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। 20,000 करोड़ की बात थी तो 20,000 करोड़ की बात तो नहीं है, लेकिन ये कहिए कि उससे कई गुना बढ़ेगा, ये कई गुना बढ़ेगा। और एक और वो जो बहुत बड़ी बात है, स्किल की बात है। अब तक खाली कागजों पर स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, अब ये कोशिश की जा रही है कि स्किल को हम एजुकेशन के साथ जोड़ने का प्रयत्न करें, उसका एक हिस्सा बना दिया जाए, ताकि बहुत प्रारंभिक शिक्षा से ही, 8वीं कक्षा से ही स्किल की एजुकेशन दी जाए, ताकि हमारा जो छात्र है वो आसानी से जब चाहे तब इस प्रकार की स्थिति को बता सके। क्योंकि बताया गया है कि हमारा जो नई एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें एक छात्र अपने हिसाब से बाहर आ सकता है और बाहर जा भी सकता है। एंट्री और एग्जिट वहां पर आसान कर दी गई, फ्लेक्सिबिलिटी लाई गई है, ताकि विकास होना चाहिए। मानव बनाने के लिए शिक्षा है, खाली इसलिए नहीं है कि हम खाली रोजगार भी मिलना चाहिए, लेकिन मनुष्य बनना चाहिए शिक्षा से। और मनुष्य तब बनेगा जब उसका चहुमुखी विकास होगा। तो सर्वाधिक जोर जो है वो किस तरीके से चहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हम छात्र का कर सकते हैं, समाज को। जैमिनी जी, सर, जो हो सकता था उस पर बात नहीं करें, जो होना चाहिए और जो हो सकता है अब इस बजट के जरिए, उस पर बात करें सर। 2 या 3 पॉइंट जल्दी से, क्या होना चाहिए? विजेंद्र जी, होना ये चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज मीटिंग की जो हमारी माउंट आबू वाली, और बजट में राजस्थान को हिस्सा ज़्यादा मिले, इसके लिए जो लीडर है उन्होंने आज एक तंज कसा, अशोक गहलोत जी ने, कि हम तनाव और भय के माहौल में रह रहे हैं। जो ये तंज कसा, इससे मुझे एक अंदेशा पैदा हो गया है कि राजस्थान को जो मिलना चाहिए था उस पर कहीं कुठाराघात नहीं हो जाए। क्योंकि अशोक गहलोत ने वसुधैव कुटुंबकम और विनोबा भावे की जगत की जय हो, ये बात तो कही, लेकिन बजट के पहले जो राजनीतिक वार किया है उसका खामियाजा कहीं राजस्थान को नहीं भुगतना पड़ जाए, इसके लिए अलर्ट रहना होगा। और जो आप कह रहे हैं बजट में क्या होना चाहिए, वो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इस देश में जो नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि हम विवेकानंद को हम रोल मॉडल मानते हैं, विवेकानंद ने कहा था कि एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए 4 क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला है फिजिकल कोशिएंट, शारीरिक रूप से सौष्ठव होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। सेकंड है इंटेलिजेंट कोशिएंट, वो बुद्धिजीवी होना चाहिए। थर्ड है इमोशनल कोशिएंट, वो इमोशनल होना चाहिए, जो खत्म हो गया, रिश्ते प्रोफेशनल हो गए, अपनों में अपनों की तलाश ढूंढी। और फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरा वर्ल्ड जिसके पीछे चल रहा है, वो है एसक्यू, स्पिरिचुअल कोशिएंट, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होना चाहिए, जिसमें योगा है, अदर थिंग्स है। पूरा वर्ल्ड, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने भी रिसर्च करके कहा है कि जो मेडिटेशन योगा करते हैं उनका तीनों कोशिएंट ठीक रहते हैं। तो जो नरेंद्र मोदी हैं, योगा पे पिछली बार भी उन्होंने काफी कुछ बजट दिया है। मेरी उम्मीद है क्योंकि ये कोरोना काल में ये पैंडेमिक जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसमें हमारी जो भारतीय संस्कृति, पद्धति और संस्कार है, उनका ऊपर बजट दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से जो एक सपना है तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा हिंसांगा पढ़ के गया, वैसा कुछ माहौल क्रिएट करना पाएंगे। ठीक है सर। जगरूप यादव जी, एक लाइन में सर, क्योंकि जिस तरीके का दौर गया, जिस तरीके से 2 साल गए, क्या इसकी कोई भी संभावना है कि आरटी के जरिए जो अभी 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है, ये 3 से 18 हो सकती है? कोई संभावना है इसकी? मैं सोलंकी जी ये कहना चाहूँगा, ये तो संवैधानिक दायित्व है सरकारों का कि जैसे आरटीआई में, चूंकि आपने धारा 21 में भी इसको जोड़ा है और नीति निर्देशक तत्वों में भी है जी, और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इसको शामिल किया गया है। तो शिक्षा का सार्वजनिकीकरण तो होना ही चाहिए। साथ ही नए बजट में मेरी आशा रहेगी कि केंद्रीय सरकार एक तो जो नई शिक्षा नीति में जो कौशल संवर्धन के लिए जो चीज़ें डाली है, पहली तो कौशल संवर्धन मंत्रालय बनाया आपने, उसमें सिलाई सिखा दी, शू पॉलिश सिखा दिए और 12,000 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए। पता लगा कि आज सब सिलाई वस्त्र पहन रहे हैं। तो ऐसे कौशल संवर्धन की तो कोई आवश्यकता है नहीं। बच्चे का अगर कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हो, उसको कोई ऐसा स्किल सिखाना चाहते हो, तो नई शिक्षा नीति में उसको 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक कौशल संवर्धन रखा है, जो कि मैं समझता हूँ उस समय चाक बनाना, बढ़ईकारी का काम सिखाना, ये उदाहरण दिए गए शिक्षा नीति में, मैंने उसको पढ़ा है। वो यथेष्ट नहीं है। आप कौशल संवर्धन आपको जैसे बाह्य परिवेश में या विकसित राष्ट्रों में होता है कि +2 के बाद जो उच्च शिक्षा आप दिलाते हो, BA, BCom और BSc, वो उच्च शिक्षा की श्रेणी में आता है, या इवन मास्टर डिग्री हैं,
उनके बाद लड़का रोजगार तलाश करने में केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और मैं समझता हूं कि उसका कोई कौशल संवर्धन नहीं होता। और जो शिक्षा सर्वांगीण व्यक्तित्व के विकास पे जोर नहीं देती हो, आदमी को आत्मनिर्भर नहीं बनाती हो शिक्षित व्यक्ति को, तो मैं समझता हूं उसका कोई सामाजिक सरोकार वो नहीं निभा पाता। 4 चीजें जैमिनी ने कही है, लेकिन युवाल नोआ हरारी ने 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी एक किताब लिखी है जिसमें शिक्षा पे उन्होंने कहा है कि शिक्षा 4 चीजें देती है। क्रिटिकल अप्राइजल, यानी उसको सच और झूठ का फर्क पता व्यक्ति को लगता है तो वो शिक्षित है। इसके क्रिएटिविटी उसमें होनी चाहिए कि जो सीखा है उससे अधिक गुणे और पढ़ा है उससे अधिक गुण पाए। और साथ में मतलब कोलैबोरेशन, मतलब जो कहते हैं कि शिक्षार्थ ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ निष्कर्षण, तो अगर वो कोलैबोरेट नहीं कर पाता। चौथा है एक्सप्रेशन, वो अपने को अगर किसी कम्युनिकेट नहीं कर पाता है लिखित में, चाहे परीक्षाएं उसके लिए होती हैं या बोल के, तो जो सीखा है उसको सामाजिक संव्यवहार में ढाल नहीं सके तो कोई भी शिक्षा नीति समग्र नहीं है। इन सारी चीजों पे फोकस करते हुए बजट में मैं समझता हूं तकनीकी शिक्षा पे आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और डिजिटलाइजेशन के लिए केंद्र सरकार, क्योंकि ये संचार केंद्रीय मंत्रालय का विषय है, तो वो उनको डिजिटल जो लिटरेसी है भारत की अभी रूरल इंडिया में केवल 34% है, तो मैं समझता हूं कि इसका विस्तार करना चाहिए इस सेवा का, ताकि ग्रामीण परिवेश के जो अभाव वियोगग्रस्त बच्चे हैं उनको भी जो तकनीकी ज्ञान और विज्ञान आगे बढ़ाए उसका फायदा। सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बीडी कल्ला जी आपका भी शुक्रिया, वक्त निकालकर प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। सुमित गोदारा जी, एनडी माथुर जी, जेपी सिंघल जी आपका भी बहुत शुक्रिया, जगरूप यादव जी और मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। मकसद सिर्फ इतना था कि शिक्षा को लेकर जो बजट आ रहा है उस पर उम्मीदें क्या हैं और क्या ऐसा है जो अभी तक चल रहा है, और उम्मीद यह की जा रही है कि उसको इसके जरिए बदल दिया जाए ताकि एक सही दिशा में बच्चों को एजुकेशन मिल सके नए दौर की, पुराने दौर की। नमस्कार।